पड़ी इसके अंदर से अपनी चीजें उगाने के लिए, अपनी खुराक पैदा करने के लिए। तो हमें तब अंदाजा हुआ कि भाई ये सबसे बड़ा मसला है कि मेहनत करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज जनरेट करेंगे, और रिसोर्सेज जनरेट करेंगे तो ही हमारी जरूरत पूरी होंगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिसोर्सेज नहीं, आप रॉ फॉर्म में कुछ नहीं खा सकते। इस दुनिया के अंदर क्या रॉ फॉर्म में खा सकते हैं? थोड़े बहुत फ्रूट आई थिंक, और वो भी हमने शायद किया है। हो सकता है आने वाली जनरेशन उसकी भी कुकिंग शुरू कर दे और फ्रूट का वही खत्म हो जाएगी। इवोल्यूशन है, एवोल्यूशन है, चल रही है, होती है। हो सकता है इस तरह इसका यूज भी खत्म हो जाए। एवोल्यूशन पता नहीं कहां से चली। फिर हमने जनाब इसका सॉल्यूशन निकालना शुरू किया कि यार किस तरीके से हम उसी पे चले हैं। तो हमें पता चला कि यार इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान मौजूद है उसकी जरूरियात है, और वो क्या है? रिसोर्सेज। अगर किसी तरीके से हम रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में कर लें तो हम लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि भाई हमें काम नहीं करना पड़ेगा, हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तब ये वाला सीन स्टार्ट हुआ, ये जो गुलामाना सीन स्टार्ट हुए थे। ये सारा कुछ इसलिए था कि लोगों ने रिसोर्सेज पे कंट्रोल किया, और जिसकी वजह से इनडायरेक्टली लोगों पे कंट्रोल हो गया। तो लोगों ने यूज करना शुरू किया लोगों को कि भाई वो मेहनत करें, रिसोर्सेज आपके लिए भी जनरेट करें, उसमें से आप थोड़ा सा उनको चीज़ी से देख दें ताकि उनकी जिंदगी गुजरती रहे, लेकिन रिसोर्सेज आपके कंट्रोल में। यहां से ओरिजिन हुआ पावर का। अब जिसके कंट्रोल में रिसोर्सेज हैं पावरफुल वही है। अब लेकिन दिमाग तो सब में इक्वल है, फितरत तो हम सब की एक है, सारे ही आलसी, पैदाइशी आलसी। तो फिर यहाँ पे कंफ्लिक्ट आना शुरू हुआ कि हमने कहा कि जब हम सब इक्वल हैं और हम सब आराम पसंद हैं, तो फिर यार जो अमीर बंदा है या जो ताकतवर है, सारे रिसोर्सेज उसके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं? हम एक्सप्लॉइट हो रहे। अच्छा, अब मसला ये था कि इंडिविजुअली तो हर बंदा ये सोच रहा था, लेकिन किसी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जाके उसको चैलेंज कर सकता, नहीं तो रात को चूल्हा भी नहीं जलना था। समझ आई? अच्छा, अब लोगों ने सोचा कि यार क्या करें, मिल के एफर्ट करें। लोगों ने मिल के भी एफर्ट की, तो मसला यही आया कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कोई कहता नहीं मैंने ये एफर्ट करनी है, कोई कहता नहीं करनी, तो लोग कभी भी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा। फिर लोगों ने सोचा कि अगर हम किस तरह इसको करें, तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, अपने दरमियान से एक लीडर चुनते हैं, उसको पावर देते हैं, वो हमारे क्या करेगा, हमारे बिहाफ पे हमारे राइट प्रोटेक्ट करेगा। तो क्या किया हमने, अपने में से एक लीडर चुना, उसको पावर दी। और वो पावर क्या दी उसे हमने? क्या हमने उसको सुबह शाम टिका के खिलाना शुरू कर दिया, चोले छोले बनाए, उसके जिम शिम 4 घंटे कराई, मैं तू बेफिक्र है, तेरे घर का काम पूरा करेंगे, तू बस इस बंदे को कुटना है। उस बंदे को हमने क्या पावर दी जो हमारा लीडर हुआ? वो तो हमने चूज कर लिया ना, एक बार लीडर बन गया, वोट हो गए, उसके बाद कौन सी ऐसी उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ गई कि वो आपके बिहाफ पे सारे आपके राइट डिफेंड कर सके। एग्जैक्टली, हमने उसको पावर दी, पावर टू ओबे, कि भाई जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे सारे। असल मसला ये था ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना। तो जो तुम कहोगे वो हम मानेंगे। उसने कहा जी ठीक है, उसने कहा हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लोगों ने मानना शुरू कर दिया। अब मसला ये है कि भाई जान एक दिन वो एक बात कह के जाता था, 4 दिन बाद दोबारा लोग नहीं खड़े हुए थे, तो उसने कहा कि भाई ये जो मैं कहता हूं इसको लिखना शुरू कर। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो जरा सोचे, आज जो हमारा हुकूमत का निजाम है क्या है? हम सब वोट करते हैं, अपने लीडर चुनते हैं, उनको पावर देते हैं। क्या पावर? पावर टू ओबे। ओबे व्हाट? जो वो फैसला करेगा। हम एमएनएस चुनते हैं, हम नेशनल असेंबली और सेनेट बनाते हैं, हम उनको पावर देते हैं कि तुम जो कहोगे हम उसको मानेंगे। और जो पावर नेशनल असेंबली या सेनेट कहती है उसे क्या कहते हैं? बेसिकली लॉ को बनाया गया था क्या अमीरों के लिए? नहीं, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए। कंसेप्ट प्रैक्टिकल है, इलॉजिकल नहीं है। सबके लिए क्यों भाई? अमीरों को कौन सी लॉ की जरूरत है? मसला कहां पे है? बेसिकली कानून बनाया गया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्रेसिव माइनॉरिटीज। कमजोर लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अमीरों को कानून की जरूरत नहीं है। आप साहब मियां साहब पे कौन सा कानून लगता है? मियां साहब पे कौन सा कानून लगता है? नहीं लगता, उनको जरूरत भी नहीं है।
कानून किसके लिए? हमारे लिए। हमने अपने में से लीडर चुने, हम तुम जो लोग हैं कि भाई हमें इनके शर से बचाओ, वही हमारे लीडर बन गए जिनकी शर से बचाना। खैर किसी के शर से नहीं बचाते, उनकी बरकते हैं, रहमते हैं। पॉइंट ये मेरा बेटा कि मैंने आपको एक चीज बताई कि कोई भी चीज इलॉजिकल नहीं होती। आपका जो कानून बनता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अभी 26वीं तरमीम हो रही है, हुकूमत बड़ी चुपचाप इसको मंजूर करा सकती है, उसके पास वोट भी थी, लेकिन उसने फिर भी बड़ा ड्रामा किया कि मौलाना साहब को भी साथ मिलाओ, पीटीए को भी साथ मिलाओ, पीटीआई को भी, और जनाब पूरा 2 हफ्ते उन्होंने अच्छा खासा रोला डाला, उसके बाद जाके प्रूव करे। आपके ख्याल में इनको ये कराने की क्यों जरूरत पेश है? वो तो प्राइवेटली कर सकते थे। वो इसलिए कि जो लॉज बनते हैं वो किसकी पावर से बनते हैं? कानून किसकी पावर से बनता है? पावर कौन देता है कानून बनाने वाले को? आप लोगों ने दी है ना पावर टू बे। आप मानना ही ना करें तो, आप माने ही ना उसको, तो उस कानून का कोई फायदा है नहीं। तो क्या आपकी अगर पावर किसी कानून के साथ नहीं होगी तो वो कानून बन सकता है? नहीं। अगर नेशनल असेंबली ने कानून बनाना था तो क्या वो जनरल पब्लिक से कॉन्फिडेंशियल रख के कानून को बना सकती है? नहीं, वो कानून वैलिड ही नहीं होगा अगर आपको तो बनाया जाता, और वो पहले ही पेशी में उड़ जाता कोर्ट में जाके। तो ये कोई जमहूरियत नहीं चल रही थी, ये बस एक चीज खत्म की जा रही थी कि कल को ये कोर्ट में चैलेंज और कहे कि बेसिक ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। क्यों? लॉ तो बेसिकली है ही एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड लीडर्स, और अगर इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि उस कानून को इंडिविजुअल्स ने पावर ही नहीं दी, तो उसकी तो कोई अथॉरिटी ना रहे। बात ओके। तो लिहाजा इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब हम टैक्स सिस्टम बनाया, टैक्स लेने के लिए जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि टैक्स लिया जाए, उसके पीछे क्या उनकी सोच थी, कैसे उन लोगों ने कन्विंस किया। हाँ, जबरदस्ती भी की लेकिन कन्विंस भी किया। ऐसा नहीं होगा किसी जगह पे गवर्नमेंट आके कहे कि भाई बस मैं कह रहा हूं पैसे करो। क्यों? गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं। एक्चुअली वो जो कानून बना रही है वो भी हमारी पावर है। अगर हम नहीं मानेंगे तो उस रूल का कोई फायदा नहीं, और वो रूल एक्चुअली है ही नहीं। ठीक है, तो लिहाजा बेस होगी, लेकिन ध्यान में रखिएगा आपका फायदा कोई नहीं होगा उसमें। कल हम इसको डिस्कस कर चुके इस बात। खैर आ जाइए, पहली चीज टैक्स होता क्या है? डिफरेंट किस्म की डेफिनेशंस हैं। आई डोंट थिंक कि आपको याद करने की भी जरूरत है, कभी नहीं पूछता, लेकिन बहरहाल आप सिंपल सी बात है कि आपकी इनकम में से एक कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट आपसे रिसीव करती है फोर्सफुली, वॉलंटरी नहीं, चंदा नहीं है, फोर्सफुली आपसे रिसीव करती है, कंपल्सरी रिसीव करती है, उसे हम टैक्स कहते हैं। यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन है, एक बार गो थ्रू कीजिएगा, लेकिन कोई क्या यूज नहीं आएगा। ओके, जब टैक्स लेने की बारी आई तो पहले दिन सोचा लोगों ने कि हमने आपसे टैक्स लेना। अब क्वेश्चन ये है कि आपसे पैसे निकलवाने तो आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, तो सबको बुलाया गया। उन्हें कहा गया कि देखो यार, हमारी यहाँ पे रहते हैं, आपके घरों के अंदर जो मामला है उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, बाहर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन बाहर के हालात भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने के अंदर के हालात होते हैं। तो लिहाजा बाहर के हालात हम संभालते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा आपसे ले लेंगे। जिस तरह हम कम्युनिटीज बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, हमारे इलाके में जहाँ पे रहते होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिटी सोसाइटी होती है जो वहाँ पे पानी शानी के हिसाब को देखती है, सीवरेज के हिसाब को देखती है, लाइटें शाइटें, दरख्त लगाना, छोटे मोटे मसले होते हैं लोगों के, वो सारे सॉल्व कराती है। यही सिस्टम, और बदले में क्या लेती है आपसे? एक फीस लेती है। सेम गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि भाई आपने मुल्क चलाना है, मामला होते हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप हमें पैसे दें। तो हमने पूछा क्यों, कौन कौन से काम करने हैं? तो उन्होंने कहा भाई 2 तरह के काम है। एक तो सीधी सी बात है कि हमें पैसा चाहिए हमारे अपने मामला चलाने के लिए, क्योंकि हमें आपके राइट प्रोटेक्ट करने हैं, लोग रखे हुए हैं, और दूसरा पैसा हमें चाहिए आप लोगों के ऊपर लगाने के लिए। तो 2 तरह के ऑब्जेक्टिव थे, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव या डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्टर गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, वो यहां से आता है। टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट जो भी आती है वो चंद नारों की बेस पे आती है, अपनी पॉलिसीज की बेस पे आती है, और उन्होंने अगर उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना है तो उसके लिए भी टैक्स एज अ टूल यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने क्या नारे लगाए थे पॉलिटी के लिए? 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर। क्या 1 करोड़ नौकरी उन्होंने अपने घर में देनी थी? ना, चौकीदार रखने थे? नहीं। कहां पे? सरकारी लोगों को देती, सरकारी नौकरी 1 करोड़ देनी थी? नहीं। उनका मतलब ये था कि हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को हम ग्रो करेंगे, नए बिजनेसेस बनेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की क्या होगी, ऑप्शन मिलेगी, ऑफर मिलेगी। तो इसके लिए फिर बिजनेसेस को इनकरेज करना जरूरी था। तो उन्होंने रियल एस्टेट में एग्जाम्पशन दी, टैक्स एग्जाम्पशन दी, सब्सिडीज दी, मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर टैक्स क्रेडिट्स प्रोवाइड किए,
अब क्योंकि मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ अब आपको समझ आता है। पहले जब पढ़ा था ना तो ये वर्ड आपके सर के ऊपर से गुजर जाते थे। तो लिहाजा सब्सिडीज, टैक्स क्रेडिट, मुख्तलिफ किस्म की आप कहते हैं टैक्स के अंदर रिडक्शंस दी गई, डिडक्टिबल लॉसेस प्रोवाइड किए गए, जो भी हमने टैक्स क्रेडिट भी देखे, तो क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा, बिजनेस इंप्रूव होंगे और लोगों को जॉब मिलेगी। और क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे जो हमने कहा कि दो पॉलिसी इकोनॉमिक्स में पढ़े, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी देखी होगी। वो बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको अचीव करने के लिए यूज हो रही होती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली है वही जो पैसे के लेन देन, और पैसे का लेन देन मेजर तो टैक्स है गवर्नमेंट का, मॉनेटरी से है, पैसे से। हाँ, मेन सोर्स ऑफ इनकम तो वही है। अच्छा, तीसरा फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, ये लास्ट वाला जो है ना, ये हमारा इस्लामिक टच है इसके साथ, कि भाई जो दौलत है वो किसी एक जगह पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। दौलत को मूव करना चाहिए लोगों के दरमियान, अमीरों से लेके गरीब को दें, इतने सस्ते रावल उनके बच्चे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद असाइड फ्रॉम प्योरली फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन इज आल्सो यूज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। नंबर 1 टू स्ट्रेंथन एनी छोटी घरेलू लोकल इंडस्ट्री, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप टैक्स को यूज करते हैं कई तरीके से। फॉर एग्जांपल, आप उनको सब्सिडीज दे सकते हैं, उनको टैक्स क्रेडिट्स भी दे सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर आप इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं, ज्यादा टैक्स लगाएं ताकि चीजें महंगी हो, ताकि लोग जो है वो लोकल चीजें खरीदें, लोकल इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। आप लोकल, अगर बाहर कंपटीशन है, कंपटीशन होता है तो क्या होता है, कंपटीशन का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, प्राइस डाउन होती है, प्राइस वॉर होती है। कौन कौन सी प्राइस वॉर भी आपने रिसेंटली देखी है पिछले साल में, इस्लामाबाद में G9 में बनू भी ब्लॉक गए आप लोगों ने? गए। वो बेसिकली प्राइस वॉर ही चल रही है। 2000 रुपए किलो मिलता था, अब कितने में चल रहा है, 800 900 के राउंड पहुंचा। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन बहरहाल ये पता है कि प्राइसेस बहुत कम हुई है। लेकिन अब वो दो बड़े बड़े कंपेटिटर, उन्होंने आपस में मुकाबला लगा दिया, उसकी वजह से छोटे रूल है उन पे इफेक्ट आ गया। तो लिहाजा इसी तरह जब चाइना और अमेरिका में कंपटीशन बढ़ेगा तो उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो पैसा झोंक देंगे, नुकसान कर देंगे अपना। या मतलब यार उधर हमारी साइड पे, इस साइड पे ना, मेरे साइड तो नहीं है लेकिन रास्ते में पड़ता है त्रामड़ी, वहां पे प्राइस वार चलिए बीफ वालों के दरमियान, वो 250-300 रुपए किलो लगाया हुआ यार उन लोगों ने, पता नहीं क्या दे मैं क्या नहीं, मैंने नहीं खाया, लदी कैसे में हलाल है खाया, पता नहीं हलाल है नहीं मैंने खाया, मुंह कर हलाल में पता फंस जाता है ना। पॉइंट ये कि भाई जब बाहर की कोई तगड़ी इकोनॉमीज आपस में कंपटीशन में आती है तो वहां पे क्या होती है, प्राइसेस लो हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ मुनाफाखोर बैठे होते हैं, क्या कोशिश करते हैं, बाहर में जब कौन लगा इंडस्ट्री, बाहर से इंपोर्ट करो इधर बेचो, और ये चलता है मुल्क में, बड़ी बड़ी चीजें लेके यहाँ बेच कर मुनाफा कमाओ। तो इस सूरत में भी गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकती है बाय इम्पोजिंग हैवी टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स, ताकि बाहर से आने वाली चीज महंगी हो जाए और लोग जो है वो लोकल को प्रेफर करें। उसके बाद एज अ बार्गेनिंग ट्रेड, टूलिंग ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। हाँ, ये मैं एक बात बता रहा था चाइना की आपको, ये चाइना हमारा ठीक है दोस्त है, लेकिन भैया उसने में रगड़ के रख दिया, आपका सारा कैपिटल वो उठा के ले गया, उसने आपको अपनी मंडी बना दी है, हर चीज वो बनाई जा रहा है, कचरा है, प्लास्टिक है, वो डंप करे जा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी जो है वो उसको अपना कैपिटल दी जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं ना टैरिफ, बात महंगा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने चाइना से लेना है कर्जा। जब हम भी चाइना से कर्जा लेने जाते हैं तो चाइना कहते हैं ठीक है भाई कर्जा ले लो, तुम ऐशी करो, आवाम को हमारे हवाले कर दो, आप टैरिफ ना लगाओ, ओपन बॉर्डर कर दो, ट्रेड ओपन कर दो, बस उसके बाद वो फिर हमारी वार लगा देता है, तो ऊपर वालों को डॉलर मिल जाते हैं, नीचे वाले हम गरीब हो जाते हैं, क्योंकि पैसा निकल के जो वापस जाता है वो हमारी जेबों से जाता है। मिलता है वो किसको मिलता है, कफारा देना है, ओके, खैर ऊपर वालों से मिला मियां साहब और ये बोला। अच्छा, हाँ, तो टैक्स एज अ बार्गेन टूल यूज होता है। आप जब आप उनसे कर्जा लेने जाते हैं तो बदले में आपसे ये चीजें मांगते हैं, भाई बॉर्डर खोलो, हमें फिर काम करने दो, हमें कारोबार करने दो, हमें ट्रेड फ्री करो, हमारी टैक्स फ्री, या हमारे साथ टैक्स ट्रीटीज करो, ताकि लोग जो है एक दूसरे के दरमियान में काम हो, आपका जितना पैसा निचोड़ सकते हैं हम निचोड़े, ये भी एक तरीका है। उसके बाद टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन और डिप्रेशन तकरीबन सेम चीज है। इन्फ्लेशन में ये होता है कि भाई आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, लोगों की बाइंग पावर कम होती है, जबकि डिप्रेशन में ये होता है कि आपके पास पैसा ही खत्म हो जाता है,
पैसा खत्म हो जाता है। ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था, आपने पढ़े, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे, कंपनीज बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे, कस्टमर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। और उसकी मेन रीजन क्या है? नंबर ऑफ, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें एक फर्क होता है, और दूसरे नंबर पे दुनिया के अंदर इस टाइम जितने भी करेंसी मौजूद है एक्चुअली हार्ड फॉर्म में सिर्फ 10% है, बाकी सब नंबर्स की फॉर्म में। अगर आज सारे कस्टमर मिलकर बैंकों में पहुंच जाए ना, हुकूमत के पास पैसा नहीं है रहने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में है, करेंसी की फॉर्म में सिर्फ टोटल दुनिया की करेंसी का 10% हार्ड फॉर्म में नोट्स में मौजूद है। और ये फेक करेंसी, और ये हम बहुत बड़े गोरख धंधे में फंसे हुए हैं। किसी न किसी दिन ऑफ कोर्स ये एक क्राइसिस आएगा इस चीज के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी का क्राइसिस होगा। एक्चुअली सिस्टम हैक हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का, आपकी सारी जमा पूंजी जो नंबरों में बही गई। असल करेंसी ही गोल्ड है, और गोल्ड सारा इस वक्त है किसके पास? हमारे पाकिस्तान का भी वहीं पे है, सारी दुनिया का वहीं पे उनके रिजर्व बैंक में पड़ा है। तो करेंसी और किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ, जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, फेडरल रिजर्व। अच्छा, लेकिन वो सरकारी बैंक नहीं है, वो अमेरिका की गवर्नमेंट का बैंक नहीं है, वो प्राइवेट बैंक है। जो 12 खानदान हैं जो ज्यूइश हैं, और ये लेक्चर में कोशिश करूंगा कि हम ऑनलाइन ना करें, वो ज्यूइश फैमिली है और उनका वो बैंक है। तो एक्चुअली डॉलर की मूवमेंट या हमारा गोल्ड और ये अप एंड राइज एंड अप वगैरह, जो राइज एंड फॉल होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, ये सारे वो कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका के अपने हाथ में भी नहीं है। बाबा, अमेरिका खुद उस बैंक का मकरूज है, ऐसे ही है। तो लिहाजा